बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। ये तो बात नविश्ता दीवार थी कि बेंच टूटना ही टूटना है। इससे पहले वाली आप मेरी वीडियो अगर सुबह की देख लें, बल्कि सुबह के सहरी के वक्त की मैं देख लें कि ये तय था कि आज ये 5 रुकनी बेंच टूटेगा ही टूटेगा। जो इलेक्शन कमीशन के 90 रोज़ के इकदाम के हवाले से जो वायलेट उन्होंने किया है और तारीख जो एक्सटेंड की है, ये जो समात कर रहा है, तो 5 रुकनी बेंच टूट चुका है। वजह इसकी मैं एक बार फिर आपको जल्दी से बताता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब एक और 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे हैं। और वही वो जो बच्चे के हाफिज़ कुरान हो या बच्चा या बच्ची, तो उसके एक्सटेंड नंबर के हवाले से तो उन्होंने उस दौरान ना बाकायदा तौर पर ये हुक्मनामा जारी किया है। जस्टिस काजी फायज ईसा 3 रुकनी बेंच में 2 अफराद ने, और जस्टिस अमीनुद्दीन जो इस बेंच का भी हिस्सा है, उन्होंने ये कहा था कि जब तक पार्लियामेंट की कानून साजी नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की कट एंड रेजिंग के हवाले से और ये सारी चीज़ें के चीफ जस्टिस के पर काटने के हवाले से, तब तक चीफ जस्टिस खुद नोटिस की केस की समातों से दूर रहें, बेंच तश्कील करने से दूर रहें। ये कल रात को हुआ था सारा काम, ठीक है जी। और यकीनन फिर आज एक ही चीज़ रह सकती थी, या तो जस्टिस अमीनुद्दीन अपने हुक्म के साथ रहते जो कल उनका था, या इस बेंच की समात के साथ रहते। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हुक्म के साथ रहूं तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये जो केस है, ये सुओ मोटो केस नहीं है, ये उस केस की समात का हिस्सा नहीं है। और मगर उन्हें बताया भी क्या कि ये तो 90 दिन में इलेक्शन कराने का केस है, कि 90 दिन की जो डाइट दी थी उसको एक्सटेंड कैसे किया गया है, इसका ताल्लुक सुओ मोटो केस के साथ नहीं है। लेकिन बहरहाल अच्छी खासी उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई। 11 बजे तक समात थी, 12:30 बजे तक उनको समझाया गया, बुलाया गया, लेकिन उनको समझ नहीं आई। बहरहाल उन्होंने माजरत कर ली जस्टिस अमीनुद्दीन ने, और बेंच टूट गया। और इतला दी है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त डटे हुए, और यही हुकूमत चाहती थी। और मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूँ, आज सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आने वाला है, आज कुछ बड़ा होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर दूँ, ठीक है। और हुकूमत चाहती भी यही थी कि मामलात इस नहज के ऊपर आ जाएँ और जल्दी जल्दी से वो कानून ले आएँ, जब तक कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला ना दे दे, इलेक्शन कमीशन को कोई वाज़ेह का मार ना दे दे, दोबारा ना कह दे कि 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाना है, तो उससे पहले पहले कानून साजी कर ली जाए। तो फिर जिस तरह मुसवदा आया, असम्बली से पास हुआ, कायमा कमेटी से पास हुआ, सेनेट से आज पास हो गया, और उसके बाद अब ये कानून का हिस्सा है। अब एक फॉर्मेलिटी है कि सदर मुमलिकत के पास जाना है, लेकिन उसके बाद इसको चैलेंज करने वाली दूसरी फॉर्मेलिटी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये सारी स्पीडें हुकूमत ने इसीलिए दिखाई थी, तो गेम हुकूमत ने यही बनाई हुई थी। तो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर जजेस के अख्तलाफात को भी इस्तेमाल किया गया, और किस तरह किया गया भी आगे बताता हूँ। हाँ जी, ये भी बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन हुकूमत मिलकर ये सारी बेसिकली गेम डाल रही है। बहरहाल नए बेंच की तश्कील के लिए मुशावरत जारी है, लेकिन बोल रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा धमाका होगा, ठीक है जी। उधर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जिन्होंने बड़े काम किए आजकल हुकूमत उनके इक़दामात से बहुत खुश है, हुकूमत उनके कलमात से बहुत खुश है, हुकूमत उनके हुक्मनामों से बहुत खुश है। हर लिहाज से खुशी खुशी चल रही है ना। इस वक्त नेहरू वो सुकून की बांसुरी बजा रहे हैं ना इस टाइम हुकूमत की नज़र में। जस्टिस काजी फायजी साहब वो तमाम काम कर रहे हैं जो हुकूमत की ज़िंदगी की शायद आखिरी ख्वाहिशात हैं। वो फड़फड़ाते लम्हों में वो सारी ख्वाहिशात है कि किसी तरह इदारा कमज़ोर हो जाए, किसी तरह इदारे के अंदर कोई झगड़ा हो जाए, किसी तरह इदारे का चेहरा मस्क हो जाए। यही कर रही है ना, यही करें। तो उसमें एक अपने तय अपने असूलों पर कारबंद रहते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उसको मज़ीद वो कर रहे हैं। तो खुश हुकूमत बहुत है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से, तो उन्होंने कहा चले कोई इनाम ही दे देते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस था जो इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, इसकी समातें भी होती नहीं जस्टिस काजी वो 7 से ज़्यादा होने के। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद भी उस समात में पेश होते रहे, और उनकी मिसेस भी पेश होती रही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो ये होती रही। उन्होंने बताया कि ये सासे मेरी बेगम के, मेरे बेगम मेरे बच्चे जो हैं उनका मेरे सासों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है ना। कहा जाता है कि ये जो रेफरेंस है ये इमरान खान साहब ने भी नहीं किया था। कई लोगों ने बता भी दिया कि रेफरेंस इमरान खान साहब ने दायर नहीं किया था। इमरान खान साहब ने तो हाँ ये ज़रूर है कि MKM के जो उस वक्त के वज़ीर थे वो इसमें पेश होते थे इस रेफरेंस के लिए, एक दिन के लिए अपनी वजारत कानून छोड़ते थे इन सब के लिए। तो फ़ारूक तो वो करते थे। लेकिन कहा जाता है कि पीछे किसी और ने ये सारा मामला किया था कि जस्टिस फायज ईसा साहब बहुत सख्तगीर किस्म के जज मशहूर हैं। तो ये रेफरेंस दरअसल उनके आगे की कुछ पेशबंदियों के लिए ये दायर किया गया था। तो बहरहाल इमरान खान साहब भी इसको माजरत कर चुके हैं कि मेरे दौर में ये सब हुआ था, और वो ये भी बता चुके हैं कि ये मेरे दौर में क्यों हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें तो हैं। तो अब
आज ज़बरदस्त किस्म का इजलास हुआ जी, काबीना का। सुबह सुबह उन्होंने सारे काम छोड़े, और सारे काम छोड़ने के बाद, क्योंकि एक रिव्यू रेफरेंस भी होता है ना, वो हमेशा खुला रहता है और वो सर पे तलवार बन के लटका रहता है। वफाकी काबीना ने सारे काम छोड़कर वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी है जी, कि हम अब इस रेफरेंस की पैरवी नहीं करेंगे और इस रेफरेंस को वापस लेने का फ़ैसला किया है। ठीक है, किसी किस्म की रिव्यू की तरफ भी नहीं जाना और इस रेफरेंस को वापस लेने का फ़ैसला किया है। बड़ा रिलीफ है जी जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए। एक सर पे तलवार थी, वो तलवार अब हटा ली है। बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर कानून को, तारड़ साहब को हिदायत कर दी कि फ़ौरन से पहले इसको वापस लिया जाए। तो दिस इज़ गुड थिंग। इसके साथ कुछ चीज़ अटैच करूँ ना, डॉन न्यूज़ वाशिंगटन के ब्यूरो चीफ है, और ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ, इसको पीटीआई ने उठा के रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसकी तस्दीक भी वेरीफाइड अकाउंट के साथ है ना। तो वाशिंगटन के ब्यूरो चीफ हैं जी, डॉन न्यूज़ वाशिंगटन के, अमेरिका के ब्यूरो चीफ हैं, जिनसे मतलब मशहूर है कि वो पीपल्स पार्टी के लिए लॉबिंग करने में उधर बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। आपको पता है ना, उधर के जो साफ़ी सिर्फ सहाफ़त नहीं करते, डेफिनेटली उनको बहुत से और भी काम करने होते हैं अपने ज़रिए रोज़गार के लिए। अक्सर कर तो तनख्वाही नहीं मिल रही होती यहाँ से, लेकिन बहरहाल ये सब हो रहा होता। और उन्होंने कहा कि नया चीफ जस्टिस आने वाला है फ़ौरन, ये नहीं कि अक्टूबर में जाके आएगा या सितंबर, नहीं, लेकिन नया चीफ जस्टिस आने वाले हैं। वो इलेक्शन पोस्टपोन करेंगे 2 साल के लिए। नया चीफ जस्टिस आ रहा है और वो इलेक्शन को पोस्टपोन करेंगे 2 साल के लिए। और मतलब नेक्स्ट सीनियर जज तो जस्टिस काजी फ़ायद ईसा हैं, तो नए जो आने वाले उमरता बंदियाल के साथ मैनी खैस तो बात है ना, तो उसका मतलब सारा मामला जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका औरतों को मतलब नहीं, क्योंकि वो खुद बड़े घबरा गए जिनसे उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा मैं तो आपसे पर्सनल बात की थी, आपने खबर ही बना के दे दी। तो उन्होंने कहा जी आपने कौन सा अगले पीछे मेरा हाल पूछते रहे हैं, ये खबर थी इसलिए, तो कि मैं आपने जो मुझे बोला वो मैंने आके कोट कर दिया। तो बहरहाल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के हालात इस वक्त चल रहे हैं, जिस वक्त बन रहे हैं, तो मौजूदा हालात वैसे ही बन रहे हैं जो नवाज शरीफ ने साहब ने 1997 में जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साथ किया था, कि जजेस को बीच में ब्रेक कर दिया था, अपने मनपसंद को चीफ जस्टिस बनवाया था, और चीफ जस्टिस भी वो बने तो बाद में वो गवर्नर भी बने मुस्लिम लीग नून के, उनको उसका पूरा शुक्राना भी दिया गया। तो हालात तो ऐसे ही हैं। लेट्स सी, ये बात मानी खैस और मुमकिन भी है, ये मुमकिन भी हो सकता है, ये आजकल में आपको पता भी चल जाना है, ये भी मैं आपको बता दूं, ज़्यादा दूरी की बात नहीं है। दूसरे इमरान खान साहब को बड़ा हैवी रिलीफ मिलना तो 2 में था, लेकिन अभी एक हैवी रिलीफ मिला है। तोशा खाना का फौजदारी जो मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी जी, वो ख़त्म, उसका मामला बड़ा ठंडा हो गया जी। और अदालत ने सबसे पहले उनको बुलाया था, तो उन्होंने हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी, उस इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर हो गई, और कार्रवाई आगे बढ़ाए बगैर 29 अप्रैल तक तोशा खाना का जो केस है फौजदारी का मुकदमा, उसको मुलतवी कर दिया गया है। 1 महीने की रिलीफ इन हालात में, जब हुकूमत कपड़े कुपड़े झाड़ जोड़ के हर तरीके से इमरान खान साहब के पीछे लगी हैं, बड़ी डेवलपमेंट है 1 महीने का रिलीफ। और मतलब जज साहब को भी बहुत सी चीज़ें इस केस के अंदर फ्लॉज बड़े समझ आ रहे हैं कि किस तरीके से किया गया, ये भी हो सकता है। दूसरा, जज साहब पिछली पेशी पे थोड़े बॉडी लैंग्वेज से पता भी चल रहा था, वो खुद थोड़े से हैं कि केस क्यों आ गया मेरे पास, लाइक इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है। बहरहाल ये चीज़ है। मुझे भी ये लगता है कि इस केस में इमरान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होनी, ये केस कोई चक्कर ही नहीं, इसमें जान ही किसी किस्म की नहीं है। अगली समात में भी ये बहस होनी कि ये केस काबिल समात है या नहीं है, फ़र्द जुर्म बहुत अभी दूर है, तो यहाँ चीज़ है। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की कि उनके जितने भी पंजाब में मुकदमात हैं वो यकमुश्त एक साथ ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो तमाम के तमाम सियासी हैं। तो ये दरख्वास्त दायर की गई है, और हो भी सकते हैं एक साथ सारे मुकदमात ख़त्म, क्योंकि सियासी केसेस बड़े ज़्यादा हैं, उसमें गद्दारी के केसेस बड़े ज़्यादा हैं। और वहीं लाहौर हाई कोर्ट में ना चैलेंज भी किया गया था, अरशद शरीफ शहीद, उन्होंने ये चैलेंज किया था फवाद चौधरी वगैरह के लिए, तो चैलेंज किया था कि गद्दारी के मुकदमात वगैरह ख़त्म किया जाए, रियासती इदारों पर तनकीद का हक़ मिलना चाहिए, तो वो तस्लीम किया जाना चाहिए। तो वो हक़ आज लाहौर हाई कोर्ट ने तस्लीम कर लिया जी। उन्होंने कहा तमाम और ये भी कहा था कि इसके तहत जितने भी मुकदमात हैं वो ख़त्म किया जाए। फ़ौरन आर्टिकल 6 लग जाता है ना, फ़ौरन गद्दारी लग जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती है ना, तो कहा ख़त्म किया जाए। जज साहब ने भी कहा है कि वाकई ये आइन से मुतसादिम है ये कानून, तो इसको ख़त्म किया जाता है। तो सियासी लोगों और सियासी कारकुनों और सहाफ़ी जो इदारों पर भी तनकीद करते हैं, उनके लिए बड़ा रिलीफ है। तो इमरान खान के इसलिए मुकदमे सारे ख़त्म होते हैं कि तमाम के तमाम थे ही सियासी,
तो डेफिनेटली ये सारा हो भी सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।